to the future. अच्छा, PHP स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। PHP का यूज़ आपके पास जब होता है जब आप किसी वेब एप्लीकेशन को बनाते हो, ठीक है। अभी तो हमने सिंपल जो बनाई है वो वेबसाइट्स बनाई है। वेबसाइट का मतलब क्या होता है, जो स्टैटिक वेबसाइट होती हैं, जैसे कि जिसमें सिर्फ फ्रंट एंड होता है, बैक एंड नहीं होता, उसके अंदर डेटाबेस उसके साथ इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अब आप वेब एप्लीकेशन बनाओगे जिसमें डेटाबेस भी इंक्लूड होगा, तो वो हमारे पास किससे बनेगी, वो ऐसी लैंग्वेज से बनेगी जो कि आपकी सर्वर साइड पे चलती है, ठीक है। जैसे कि PHP हो गई, या इसके अलावा पाइथन हो गई, और दूसरी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपके पास ये जो है स्टार्ट होगी, जिसके थ्रू आपका वेब एप्लीकेशन रेडी होगी, ठीक है। अच्छा, हम आज PHP डिस्कस करने जा रहे हैं। PHP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। अच्छा, ये आपको अजीब लग रहा होगा थोड़ा कि P से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये हाइपरटेक्स्ट से स्टार्ट क्यों हो रहा है, तो इसका ये साइंटिस्ट ने इसको यही नाम दिया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। अच्छा, अब PHP जो है वो आपकी कौन सी लैंग्वेज है, PHP आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, इसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, एक आपकी होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अच्छा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि वो आपके सिर्फ क्लाइंट के ब्राउज़र पे रन होती है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस बताया था जब जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी हम स्टडी कर रहे हैं PHP को, और PHP आपकी कौन सी लैंग्वेज है, PHP आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये आपकी हमेशा सर्वर पे रन होगी, इसके लिए आपको सर्वर की नीड होगी। समझ में आई बात। जब भी आपको किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को रन करना है तो आपको उसके लिए किसकी नीड पड़ेगी, सर्वर की, ठीक है। और सर्वर हमारे पास कौन प्रोवाइड करेगा हमें, XAMPP। XAMPP किस तरह डाउनलोड होता है, XAMPP का मैंने आपको बताया था, लेकिन जो कुछ अभी काफ़ी टाइम बाद आए वो देख लें दोबारा से। हम यहाँ पे जाके सिंपल लिखेंगे XAMPP डाउनलोड, गूगल पे जाके आप लिख देना XAMPP डाउनलोड, ठीक है। आप पहले लिंक पे चले जाओ, उसके बाद आपको यहाँ पे PHP के वर्जन्स के साथ बताएगा कि PHP का कौन सा वर्जन है और किसको आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास PHP के डिफरेंट वर्जन्स हैं, 8.0 हो गया, 8.1 हो गया, 8.2 हो गया, ठीक है। ये सारे PHP के वर्जन्स हैं। अब इन वर्जन्स के थ्रू आप PHP को XAMPP को डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे जो XAMPP होंगे ये PHP के इस वर्जन को सपोर्ट करते हैं। अभी लेटेस्ट वर्जन आपके पास 8.2.12 है, ठीक है। अच्छा, तो हम लेटेस्ट को कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हम इसको डाउनलोड करेंगे, ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ईजिली इंस्टॉलेशन आपको आती है, आप डबल क्लिक करके उसको रन करोगे अपने PC के अंदर और इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी कंप्लीट तो फिर आपके पास XAMPP इस तरीके से आएगा जब आप इसको स्टार्ट करोगे। तो ये हमारे पास XAMPP स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें किस चीज़ को स्टार्ट करना है, हमारे पास काम की चीज़ है अपाची और क्या, MySQL। अच्छा, अपाची क्या होता है, अपाची आपके पास लोकल सर्वर है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था PHP के लिए सर्वर की नीड होती है, क्योंकि PHP सर्वर पे रन होती है हमेशा। तो सर्वर की जब नीड होगी तो सर्वर हमारे पास क्या है, अपाची है। और डेटाबेस की नीड के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, MySQL की, ठीक है। तो अपाची हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। और अगर अभी हम डेटाबेस को MySQL को स्टार्ट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हमें डेटाबेस की इंटीग्रेशन करनी होगी तो उस वक्त हम इसको स्टार्ट करेंगे। समझ में आई बात। तो आप फिर भी दोनों को स्टार्ट कर दो, कोई मसला नहीं है। हमने इसको वापस यहाँ से क्लोज़ कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं ज़रा, और इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि PHP क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, सब क्लियर है ना सबको, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं और अब देख लेते हैं कि PHP को किस तरह से स्टार्ट करना है। अच्छा, अब हमारे पास ये देखें ज़रा, यहाँ पे मैं जाऊँगा जहाँ पे मेरा XAMPP डाउनलोड हुआ होगा ना, इंस्टॉल हुआ होगा। इंस्टॉल करने के बाद XAMPP का मेरे पास एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। और हमेशा आपको पता है आपके सारे सॉफ्टवेयर्स कहाँ पे रखे हुए होते हैं, C ड्राइव में, ठीक है। तो C ड्राइव के अंदर या फिर आप किसी भी ड्राइव में आप अपने लैपटॉप में PC में इंस्टॉलेशन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बनी होती है डायरेक्टरी, आप वहीं पर जाओगे। तो मेरे पास यहाँ पर XAMPP का फ़ोल्डर आ गया, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा।
अच्छा, इसके अंदर मज़ीद जाके मेरे पास htdocs का फ़ोल्डर, ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद अपना एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसके अंदर मैं सारा का सारा PHP का काम रखूँगा। अब मुझे जब भी PHP की वेबसाइट बनानी होगी या कोई PHP का फ़ोल्डर ढूंढना होगा तो मैं हमेशा htdocs के अंदर जाऊँगा, ठीक है, मैं कहीं बाहर नहीं बना सकता। इतनी बात हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको सर्वर की नीड है और सर्वर की नीड के लिए आपको जब सर्वर पे एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रन करनी है तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए जैम के अंदर जाओगे, htdocs के अंदर जाओगे और htdocs के अंदर अपना फोल्डर रखोगे, वहीं पे आपका फोल्डर होगा और वहीं से आप कोड क्या नाम है करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, उसी के अंदर करोगे जो भी काम करना है आपने अपना वेबसाइट वेब एप्लीकेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम Ctrl+Shift+N करके एक फ़ोल्डर बनाते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब ऐप। एक फ़ोल्डर बना लिया मैंने, इसको खोला और इसके अंदर जाके मैंने इसको CMD और विजुअल स्टूडियो में इसको मैंने ओपन कर लिया। ये आपके पास फ़ोल्डर खुल चुका है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं index.php। अब आपने जितनी भी एक्सटेंशन रखनी है वो सारी की सारी किस में रखनी है, PHP में रखनी है। अब आप HTML को भूल जाओ, ठीक है, और बाकी CSS जो भी हैं उन सबको भूल जाओ। आपकी सारी की सारी फाइल्स किस में होंगी, .php में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपकी PHP रन होनी है सारी। अच्छा जी, अब PHP को स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा, अच्छा आप HTML जब स्टार्ट करते थे तो HTML स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते थे, बॉडी बनाते थे HTML का, आप पूरा स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर लिखते थे। इसी तरह PHP को स्टार्ट करने से पहले आप PHP का भी एक स्ट्रक्चर बनाओगे जो कि सारा का सारा कोड उसके अंदर होगा, उससे बाहर नहीं लिख सकते आप। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आगे सिंपल लिख देना PHP। अच्छा, अभी मेरे पास वो नहीं है, इसकी एक्सटेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंगल, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर PHP लिखूँगा, फिर क्वेश्चन मार्क और एंगल। ये मेरे पास PHP की बॉडी है, इसके अंदर पूरी की पूरी PHP लिखी जाएगी, जितना भी कोड होगा PHP का। क्लियर है इतना? अच्छा, अब यहाँ पे आके सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि PHP की कौन सी स्टेटमेंट है जो कि PHP के मैसेज को प्रिंट करती है, PHP की किसी भी चीज़ को प्रिंट करेगी। तो उसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जैसे हम कहते हैं इको, ठीक है, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं जो फर्जिया एक चीज़ होती है, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे आपको टर्मिनेटर लाजमी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मसला होगा, जावास्क्रिप्ट की तरह ये बिल्कुल भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आप टर्मिनेटर नहीं लगाते थे, लेकिन PHP में आपने हमेशा टर्मिनेटर लगाना है, अदरवाइज़ आप दूसरी लाइन में जाओगे तो आपको एरर दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको रन करना है, रन किस तरह करेंगे, अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हमेशा आप किसके थ्रू खोलोगे इसको, लोकल होस्ट / अब यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम लिखोगे। फोल्डर का नाम क्या था, वेब ऐप, और उसके बाद आपकी फाइल का नाम क्या है, index.php। एंटर। यह आपका मैसेज प्रिंट हो गया। समझ में आई बात, ये PHP का हमने मैसेज प्रिंट करवाया था तो हमारे पास इजीली प्रिंट होके आ गया ये। यहाँ तक सबको क्लियर है? हमने क्या किया, हमने सिंपल कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले जैम को इंस्टॉल किया अपने पास, उसके बाद हमने अपाची और MySQL को स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हम गए कहाँ पे, जैम के फोल्डर के अंदर, C ड्राइव के अंदर। उसके बाद हमने वहाँ पे htdocs का फोल्डर ढूंढा, हम उसके अंदर गए, फिर हमने वहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर बनाया जिसके अंदर हम सारा PHP का काम करेंगे। मैंने वेब ऐप के नाम से बनाया, यहाँ पे आपको एड्रेस में दिख जाएगा, ये फ़ोल्डर था। इसके अंदर मैंने index.php की एक फ़ाइल बनाई और उसके अंदर इको के अंदर मैंने एक मैसेज को प्रिंट कर दिया। इतना क्लियर है सबको, कोई मसला तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि PHP के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट तो ये हो गई आपके पास, ठीक है। अच्छा, मैं वो तमाम चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा जो कि मोस्टली यूज़ होती हैं, और जो यूज़ नहीं होती मैं उसको ज़्यादातर डिस्कस नहीं करूँगा। जो ज़रूरी चीज़ है ना उसको डिस्कस करूँगा ताकि आप एक ईज़िली वेब ऐप बना सको
और फिर अगर इन फ्यूचर आपको कोई नीड होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई चीज़ पढ़नी होगी, तो आप गूगल भी कर सकते हो, आपको पता है। मैंने स्टैक ओवरफ्लो का आपको बताया हुआ, सबसे ज़्यादा कोड वहाँ पे मिल जाता है। आपको खुद से भी चीज़ें पढ़नी होंगी। हमेशा एक प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आना चाहिए। वो अगर कहीं भी स्टक हो जाता है, किसी भी कोड में अगर वो फंस जाता है, एरर आ जाता है, तो वो गूगल से सर्च करके देख सके और उसको रीड करके अपने एरर को सॉल्व कर सके। अगर ये स्किल आपके अंदर है तो आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो, अदरवाइज आप प्रोग्रामिंग के लिए नहीं हो। ठीक है, तो अपने अंदर ये स्किल्स पैदा करो। तो हमारे पास इको की स्टेटमेंट में ये हमने प्रिंट कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, वेरिएबल्स को। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने पढ़े थे, क्या होते हैं वेरिएबल? होते क्या हैं? वेरिएबल का मकसद क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है? देखो, वेरिएबल ना एक कंटेनर की तरह होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दी थी कि वेरिएबल की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर। ठीक है, मतलब कि डेटा को कैरी करने के लिए, डेटा को होल्ड करने के लिए वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप डेटा को रखोगे किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो आपके पास यहाँ पे क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। अच्छा, ये चेंज भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना, वेरिएबल किससे निकला, वेरी से। वेरी क्या मतलब होता है, चेंज। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को आप डेटा को, किसी भी टाइप के डेटा को आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो और उस वेरिएबल को इन फ्यूचर चेंज भी कर सकते हो। वो ऑल्टर भी हो सकता है, उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये वेरिएबल कहलाता है आपके पास। अच्छा, अब वेरिएबल डिक्लेयर करने का पीएचपी के अंदर जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो आपके पास, आप हमेशा लिखोगे डॉलर और वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नेम लिख देते हैं, चलो, इक्वल्स टू, और इसके अंदर कुछ स्टोर कर देते हैं। जैसे कि मैंने अपना नाम स्टोर कर दिया और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये पीएचपी का मेरे पास एक वेरिएबल बन गया जिसको मैंने नेम से डिक्लेयर किया। ये डिक्लेरेशन है और असाइनमेंट है। ये कौन सा ऑपरेटर है आपके पास, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, एक होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक होती है वेरिएबल असाइनमेंट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप इस नेम को किसको असाइन कर रहे हो, आप असाइन कर रहे हो इसके अंदर, ये नेम के वेरिएबल के अंदर। अब जहां जहां मुझे इस नेम की नीड होगी, वहां वहां मैं क्या कर सकूंगा, मैं इस नेम के वेरिएबल को कॉल कर लूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा, उठ के सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे इको करूं किसको, नेम को, तो क्या होगा, मेरे पास मेरा नाम उठ के आ जाएगा, कंट्रोल आर, तो ये इजीली मेरे पास क्या आ चुका है, अपना नाम प्रिंट हो गया, मुझे दिख गया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड ऊपर प्रिंट हो रहा था, इसको कमेंट कर दो, कंट्रोल आर, ये प्रिंट हो गया। क्लियर है इतना, कोई मसला तो नहीं है किसी को? अच्छा, अब वेरिएबल के अंदर जो डेटा आपका स्टोर होता है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, है ना। जो वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर होता है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, वो क्या होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वेरिएबल है, इसके अंदर ये क्या है, डेटा। इस डेटा की क्या होगी, टाइप होगी। तो डेटा टाइप क्या होती है आपके पास, स्ट्रिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा नंबर होती है। इसके अलावा यहाँ पे हम मल्टी लाइन कमेंट बना देते हैं, पता है ना मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग नंबर, बूलियन। ठीक है, और क्या होता है, डबल, डबल नहीं, नंबर कोई चल रहा होता है वो, नल भी होती है, लेकिन हाँ नल रख सकते हैं आप, नल होती है इसके अंदर।
ठीक है, तो ये आपके पास डेटा टाइप्स हैं, और भी मज़ीद डिस्कस कर लेंगे, और भी होती हैं इसके अंदर। अच्छा, अब ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है आपके पास, ये स्ट्रिंग कब यूज़ होती है? स्ट्रिंग किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये डेटा टाइप स्ट्रिंग है? अल्फा न्यूमेरिक होंगे, ठीक है, और इसकी क्या पहचान है? डबल कोट्स में होगा हमेशा, डबल या सिंगल कोट्स में होगा। जैसे कि ये मेरे पास जो डेटा है इसकी टाइप क्या होगी? इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर। इसी तरह अगर मैं कोई और वेरिएबल बना दूं, ये क्या हो गया? इसकी डेटा टाइप क्या हो गई? नंबर हो गई, ठीक है। ये मेरे पास स्ट्रिंग हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया? नंबर हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आके एक डेटा बना दूं, एक डेटा टाइप बना दूं, सॉरी वेरिएबल बना दूं, जिसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पे तो ये क्या हो गया मेरे पास? बूलियन हो गया। इसी तरह एक मैंने बना दिया यहाँ पे वेरिएबल, ये क्या हो गया मेरे पास? ये नल हो गया। ये तमाम आपके पास डेटा हो गए, ठीक है, और ये किसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है? var2 के अंदर, ये बूल के अंदर स्टोर हुआ हुआ, ये एज के अंदर स्टोर हुआ हुआ। अब जब भी मुझे किसी भी वेरिएबल की डेटा की टाइप देखनी होगी तो मैं उस डेटा टाइप को चेक करने के लिए क्या करूँगा? मेरे पास एक प्री डिफाइंड PHP के अंदर एक मेथड आता है जिसको हम यूज़ करके डेटा की टाइप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा var_dum, ये var_dum क्या करेगा? ये आपको डेटा की टाइप भी बताएगा, उस वेरिएबल के अंदर कितना जो डेटा है उसकी लेंथ क्या है वो भी बताएगा, ठीक है, और डेटा भी बताएगा कि ये डेटा इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है। तो अगर हम इसके अंदर नेम लिख देते हैं और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देते हैं और यहाँ आके रन करेंगे तो ये देखो, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी क्या कर रहा है, अच्छा सही है, इसको तो मैंने यहाँ इसको हटाना पड़ेगा। देखें क्या कह रहा है? स्ट्रिंग है, लेंथ कितनी है? 10 है, ये स्पेस को मिला के बता रहा है, और डेटा क्या है आपके पास? ये रहा। 11 कैसे होगा? मिलाओ स्पेस को, 4 ये होगा, 5वां और 5 ये होगा, और ये 10 ही बता रहा है, ठीक है। तो var_dum, अच्छा अब एक चीज़ ध्यान में रखना, var_dum का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी आपको कोड को डीबग करना होगा, कोड को टेस्ट करना होगा बीच में से, कि फॉर एग्जांपल आप एक बड़ी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, वेब ऐप पे काम कर रहे हो, और वहाँ पे आपको ये देखना है कि यार ये जो मेरे पास ड्राई रन कहलाता है ना, ड्राई रन देखा कभी भी आपने? ड्राई रन यूज़ नहीं किया यार? ड्राई रन ये होता है कि आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, जैसे मैं कंसोल करता था ना, लाइन बाय लाइन टेस्ट करता था कि यहाँ तक ठीक है कोड, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन को जाकर टेस्ट किया कंसोल करके, हाँ यहाँ तक भी ठीक है, रिजल्ट सही आ रहा है, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन को चेक किया। ये ड्राई रन कहलाता है कि लाइन बाय लाइन आप एग्जीक्यूशन को टेस्ट करते रहो कि यहाँ तक कोड आपका ठीक चल रहा है या नहीं। तो इसमें भी आप इजीली टेस्ट कर सकते हो var_dum करके कि डेटा मेरे पास सही आ रहा है या नहीं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल PHP के अंदर एक तो ये आपका वेरिएबल हो गया, ठीक है, वेरिएबल की डेटा की टाइप हो गई। इसके अलावा आपके पास डेटा टाइप्स के अलावा आपके पास प्री डिफाइंड मेथड हो गया PHP के अंदर, जैसे कि var_dum हो गया, और इसके अलावा क्या हो गया? ये जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर होता था, यहाँ पे क्या होता है? इंटीजर, ठीक है। वैसे बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इंटीजर होता है। एक आपके पास डेटा टाइप होती है फ्लोट, एक होती है डबल, ठीक है। डबल और फ्लोट में इतना फर्क नहीं है,
पॉइंट के साथ जो वैल्यू होगी वो आपकी फ्लोट या डबल कहलाएगी, वो ये खुद उसके हिसाब से कर देगा, क्योंकि फ्लोट से बड़ा नंबर डबल होता है, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से अपनी डेटा टाइप आपको बता देगा। अच्छा, अब यहाँ पे जाके देख लेते हैं हम, अभी हमने किस किस चीज़ को देखा। अभी हमने इंटीजर को देख लिया। अगर हम इसको var डम करते हैं var2 को, तो ये क्या बता देगा डेटा टाइप, इसकी डेटा टाइप बता देगा इंटीजर, इंट 45, ठीक है, इंटीजर बता रहा है मुझे डेटा टाइप। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आके इसको लिखता हूँ फ्लोट, फ्लोट का मैंने वेरिएबल बनाया इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया 14.3, और अगर इसको मैं यहाँ पे आगे प्रिंट करके देखूंगा, var डम करूंगा, तो मुझे क्या बताएगा, मुझे बताएगा ये कौन सा नंबर है, फ्लोट। इसकी डेटा टाइप क्या बता रहा है, फ्लोट बता रहा है। जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ यूज होता था, इसके अंदर var डम यूज होता है, लेकिन var डम आपको डेटा भी बताएगा, उसकी टाइप भी बताएगा और उसकी लेंथ भी बताएगा, लेकिन अभी यहाँ पे कोई लेंथ नहीं है तो नहीं बता रहा। स्ट्रिंग के अंदर लेंथ बता देगा आपको। हो गया हमारे पास। और हमारे पास क्या होता है, एरे। एरे का तो सबको पता होगा, सब फैमिलियर है, ठीक है। एरे क्या होती है, होती क्या है, मल्टीपल डेटा को स्टोर करते हैं हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, ठीक है। मल्टीपल स्टोरेज ऑफ डेटा जो कि सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अगर एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया ARR के नाम से, और इसके अंदर मैं मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किसी के मार्क्स स्टोर कर दिए, ठीक है, या काउंटिंग मैंने ऐसे लिख दी। अब ये किसी के रोल नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है डेटा, ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से इसका नाम रख दूंगा उस वेरिएबल का। अच्छा, ये मेरे पास सिंपल क्या है, एरे। अब मैं यहाँ पे आके var डम करके ARR लिखता हूँ, तो मुझे क्या बताएगा, ये एक क्या है, एरे है, इसका साइज क्या है 5, और इसके इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 0 इंडेक्स नंबर पे आपका इंटीजर वैल्यू रखी हुई है जिसकी वैल्यू क्या है 1 है। इसी तरह 1 इंडेक्स नंबर पे भी इंटीजर वैल्यू रखी हुई है, उसके अंदर डेटा क्या है 2। तो var डंप आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा फंक्शन है जो कि आपको हर एक चीज़ का, जैसे आप एरे के अंदर देख लो तो एरे के अंदर भी जो उसके अंदर डेटा रखा हुआ उसकी भी डेटा टाइप, उसकी भी लेंथ और उसका भी डेटा आपको दिखाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी तरह अगर मुझे एरे प्रिंट करनी है तो मैं डायरेक्टली इको करके प्रिंट नहीं कर सकता, ऐसे प्रिंट नहीं कर सकता। इसको देखना क्या देगा, एक एरर दे रहा है, कह रहा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन दिस, इस फोल्डर के अंदर, इस फाइल के अंदर आप एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो और ये नहीं हो सकता। लाइन नंबर 30 में आपने क्या कर दिया है, कुछ मिस्टेक कर दी है, ठीक है। यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि एरे आपकी स्ट्रिंग की तरह प्रिंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको एरे को प्रिंट करने के लिए एक स्पेशल क्या होगा, एक तरीका होगा एरे को प्रिंट करने के लिए। वो क्या होगा, वो आपके पास या तो var डम करके आप प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे आगे प्रिंट r का एक फंक्शन लगाओ और यहाँ पे आके प्रिंट r के अंदर एरे को प्रिंट कर लो, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ डिबगिंग स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब कि इसको आप सिंपल रन करके देख सकते हो कि इसके अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का है, एरे किस तरह स्टोर हुई है, क्या डेटा है उसके अंदर। लेकिन ये चीज़ें आपके लिए जब यूज़ नहीं हो सकती कि आप इसको ब्राउज़र पे प्रिंट करवाओ अपनी वेबसाइट के अंदर, उस वक्त यूज़ नहीं हो सकती। ये डिबगिंग स्टेप्स हैं आपके पास, जब आप कोड को चेक कर रहे होते हो ना कि यहाँ पे जो एरे आ रही है उसके अंदर डेटा क्या आ रहा है उस एरे के अंदर, तो आपको टेस्ट करना है तो आप प्रिंट आर कर सकते हो, फिर var डम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आगे कंट्रोल आर करूँगा तो यहाँ पे देखो ये प्रिंट आर का मेरे पास रिजल्ट है और ये किसका रिजल्ट है, var डम का। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रिंट आर आपको सिर्फ ये बता रहा है कि एक एरे है, ठीक है, इसके अंदर ये डेटा है और ये इंडेक्स नंबर्स हैं उसके। var डम क्या बता रहा है आपको, एरे बताएगा, उसकी साइज बताएगा, उसके बाद इंडेक्स नंबर पे जो डेटा रखा हुआ आपका उसका भी आपको लेंथ बताएगा, साइज बताएगा, उसकी डेटा टाइप बताएगा। तो ये डिफरेंस है var डम के अंदर और प्रिंट आर के अंदर। समझ में आ गई बात सबके। अच्छा, अब चलते हैं आगे। हमने कौन सी डिस्कस कर ली,
एरे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे तो किस तरह करेंगे। वेरिएबल्स को यूज़ करने का तरीका आपके पास सिंपल, अगर मैं यहाँ पे आके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो सबने पढ़े हैं, है ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉड्यूलस। ठीक है, ये सारे आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं आपके पास किसी भी लैंग्वेज के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ा इसको, आपने इसको मायस्क्यूएल के अंदर भी डिस्कस किया, और अभी आप पीएचपी के अंदर इसको पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल बनाते हैं, नंबर 1 इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कोई नंबर रख दिया। इसी तरह नंबर 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई नंबर रख दिया। अब इन दोनों का रिजल्ट हम स्टोर कर लेते हैं। रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर नंबर 1 को आपने ऐड करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, क्या करवाना है वो आप यहाँ पे लिख दो। अच्छा, अब इस रिजल्ट को प्रिंट करवाना है किस तरीके से, इको लिखेंगे, और प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया। और अब मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट को उसके साथ प्रिंट करवाऊंगा। तो रिजल्ट को साथ प्रिंट करवाने के लिए क्या करूंगा, प्लस, यहाँ पे क्या करवाऊंगा, प्लस का साइन लिखूंगा। क्यों? तुम अपने उसमें परफॉर्म करने में लगे हो ना, जब यहाँ पे सारा दिमाग लगाओ। अभी जब परफॉर्म करने का टाइम दूंगा तो उस वक्त करना, समझ में नहीं आएगा कुछ भी साथ साथ परफॉर्म करने में। इसके साथ मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट की वैल्यू जो भी आएगी उसको प्रिंट करना है। क्या करूंगा, डॉलर क्यों लगाऊंगा? जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, प्लस लगाते थे। क्यों? कॉनकैटिनेट करने के लिए। ठीक है, तो प्लस हम नहीं लगाएंगे, जावास्क्रिप्ट में प्लस लगाते थे, यहां पे हमारे पास यूज होता है डॉट। ठीक है, ये साइन ऑफ कॉनकैटिनेशन है जो कि आपको इस टेक्स्ट के साथ इस रिजल्ट को मिला के प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, देख लेते हैं आप, आ गया। अच्छा, एक काम करते हैं, इनको अभी कमेंट करते हैं। ठीक है, इजीली आपके पास ये यहाँ पे प्रिंट हो गया आ गया। समझ में आ गई बात सबके? इसी तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो भी आपने करना है। डिवीजन कर लो, बस यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम चेंज कर देना, क्योंकि अब ये आपके पास सेम वेरिएबल होगा तो मसला होगा। और यहाँ पे प्रिंट कर लो अलग अलग। यहाँ पे नाम चेंज कर लो, सब्ट्रैक्शन हो गया। इसी तरह ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, और ये आपका हो गया डिवीजन। और इन सब के आगे, इन सब के बाद क्या करो, यहाँ पे इको करो, और डबल कोट्स के अंदर BR टैग लगा दो। HTML का BR टैग होता है ना लाइन ब्रेक करने के लिए, ये लगा दो सब जगह। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट लाइन में सारे के सारे प्रिंट होके आ जाएंगे। जब भी PHP के साथ आपको HTML का कोई टैग यूज़ करना होगा, आप क्या करोगे, इको के अंदर यूज़ करोगे उसको, जैसे वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर करते थे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसी तरह PHP के अंदर आप क्या करोगे, इको के साथ यूज़ करोगे उसको। और मॉड्यूलस लास्ट है आपके पास। मॉड्यूलस क्या करेगा, मॉड्यूलस का क्या काम होता है, रिमाइंडर बता देता है।
जो भी रिमाइंडर बचेगा आपका। यहाँ पे जाके लिख दो मॉड, ये आपको मॉड्यूलस बता दिया 0। 0 क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो 5 है बाहर, और अंदर कौन सा नंबर है? 45। तो 5 बाहर रहेगा, 45 अंदर रहेगा, तो 5 कंप्लीटली 45 को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। रिमाइंडर क्या बचता है? 0। अगर मैं यहाँ पे आगे 46 लिख देता हूँ तो अब क्या आएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है?